बहुत स्वागत है ओम प्रकाश यादव जी आपका। आप सबसे निवेदन है एक बार हमारे खास मेहमान के स्वागत में तालियां बजाइएगा। और इस कार्यक्रम को अब हम और आगे बढ़ाएंगे, चर्चा का ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा, सार्थक चर्चा होगी विजन 2024 को लेकर। आपको बता दें कि खबरें अभी तक केवल आम जनता के मुद्दों पर नहीं बल्कि उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करता है जो राजनीतिक गलियारों में भी गूंज रखे हैं। कहीं वार है तो कहीं पलटवार है, कहीं अफवाहों का एक दौर देखने को मिलता है, लेकिन इस मंच से उन तमाम मुद्दों पर तह तक जाने का प्रयास होगा, पड़ताल करने का प्रयास होगा। इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश यादव पहुंच चुके हैं और इनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे खबरें अभी तक के एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी। ओम प्रकाश यादव जी, आपसे मेरी गुजारिश है कि मंच पर पधारिएगा, बातचीत का यह सिलसिला आगे बढ़ेगा। ओम प्रकाश यादव जी मंच पर आ रहे हैं और चर्चा का ये सिलसिला इस मंच से हम आगे बढ़ाएंगे। विजन 2024 में खबरें अभी तक के एडिटर नासिर हुसैन कुरैशी अब इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी, आपको बता दें विजन 2024 में हम उस विजन की बात कर रखे हैं जो अलग अलग पार्टियां इस वक्त आम जनता के सामने रख रखी हैं, तो वहीं आम जनता के मुद्दों पर भी इस विजन में हम बातचीत कर रहे हैं। ओवर टू यू नासिर। बहुत बहुत शुक्रिया आरती, धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव जी का खबरें अभी तक के मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ एक बार मंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी और जिस धरती पर हमें वहां से विधायक भी हैं और सरकार में रहते हुए बहुत सारे काम अंजाम दे रहे हैं और एक ऐसा विभाग, डिपार्टमेंट, सामाजिक न्याय अधिकारिता जिसमें पिछड़े वर्ग की बात होती है, दलितों की बात होती है, कमजोरों की बात होती है, तो उन लोगों के लिए काम करते हुए जो समाज में कहीं कमज़ोर हैं, पिछड़े हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सरकार की तरफ से उनका ध्यान रखा जाए। ओम प्रकाश यादव जी, किस तरह का इस दौरान आपका कार्यकाल रहा? और इसी में मैं नारनौल को भी जोड़ दूं तो नारनौल के लोगों ने आपसे अब तक क्या पाया है? देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है ये लोगों की सेवा करने की, इसके अंदर सारे काम आते हैं। कोई भी सेवा का कार्य हो, चाहे किसी गरीब आदमी की पेंशन हो, किसी को आर्थिक सहायता की जरूरत हो, किसी को मकान के रिपेयर की आवश्यकता हो, किसी को अनेकों इस प्रकार की जो कल्याणकारी योजनाएं, तो वो सब स्कीमें हमारे विभाग से कवर की जाती है। और हमारी सरकार का तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का ये मूल उद्देश्य है कि हम दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्मवाद के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जब तक समाज में कोई अंतिम व्यक्ति को कोई लाभ ना हो, जो लाइन में सबसे पिछड़ा हुआ है, उसको कोई लाभ देकर हम आगे ना लाएं, तब तक हमारी पार्टी का ये नियम है, ये सिद्धांत है। हम ये समझते हैं कि हमने कोई काम नहीं किया। अच्छा, अभी तक की अगर बात की जाए तो हम नारनौल की भी बात कर रहे हैं, महेंद्रगढ़ की भी बात कर रहे हैं। एक नारनौल के लिहाज से एक बड़ी समस्या यहाँ के लोगों ने कहा कि जब मंत्री जी आए तो उनसे एक सवाल पूछिएगा। गंदे नाले का एक बड़ा इशू है आपके यहाँ पर, जहाँ पर काम होना था, लेकिन वो आपने शुरू भी करवाया काम, लेकिन वो बीच में अटक गया। उसकी वजह क्या रही? क्यों वो काम पूरा नहीं हो पाया? क्या वजह रही? लोगों की काफ़ी परेशानियाँ भी उससे जुड़ी हुई हैं। ये शहर के बीचों बीच एक छलक नाला है, छलक नदी कहते हैं, कुछ लोग इसको छलक नाला कहते हैं, और धीरे धीरे इसका नाम बदलकर लोगों ने गंदा नाले के रूप में लेना शुरू कर दिया। अब हमारी सरकार ने इस गंदे नाले को स्वच्छ नाले में परिवर्तित करने के लिए एक योजना बढ़ाई और उसके ऊपर कार्य चल रहा है। हमने 35 करोड़ रुपए देकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और जहाँ जितनी दूरी में कार्य हुए हैं वो कोई भी आदमी देखकर ये पहचान सकता है कि जब ये नाले का कार्य पूरा होगा तो इस शहर की सूरत क्या होगी। इसके दोनों तरफ सड़कें बनाकर, इसके दोनों तरफ ग्रीनरी डेवलप करके, फेंसिंग करके, गंदे नाले को साफ नाले में परिवर्तित करके, और सबसे बड़ा उपकार ये होगा कि ये शहर के बीचों बीच है। आज जो लोग इस गंदे नाले की तरफ अपने मकान का रोशनदान नहीं खोलते, रोशनदान और खिड़की खोलने में संकोच करते हैं, बदबू आती थी, आने वाले दिनों में इस गंदे नाला जो कहते हैं इसकी तरफ लोग शोरूम बनाएंगे, उन सब की प्रॉपर्टीज़ के दाम ऊंचे हो जाएंगे, उन सब की शान बढ़ जाएगी।
लेकिन काम पूरा कब होगा? आपने शुरू करवाया, आपका इरादा था, आपका वादा था, लेकिन लोग तो आपसे सवाल पूछेंगे चुनाव में कि आपने एक वादा क्या था, ये अटक क्यों गया? अटका हुआ नहीं है, कार्य चल रहा है और लंबा प्रोजेक्ट है। 2 साल इस देश में हमारे जो भी प्रोजेक्ट थे पूरे देश के, कोरोना काल के अंदर सब लोग समझ सकते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट अटक गए थे, न केवल हमारे, पूरी दुनिया के अटक गए थे। तो उस 2 साल का जो कोरोना काल आया उसकी वजह से मैं समझता हूँ ये ढील हुई है, वरना ये कार्य अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। तो आप इसका, आपके पास जवाब है जनता के लिए कि भाई 2 साल जो कोरोना का काल था इस वजह से अटक गया, वरना ये काल नहीं होता तो ये तो अब तक आपको ये सौगात मिल चुकी होती। कोरोना काल में जो ढील हुई है कामों में, प्रोजेक्टों को पूरा करने में, वो सारा देश जानता है। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरी दुनिया जानती है उसको। अच्छा, एक बात और बताइए मंत्री जी कि इस वक्त हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इस वक्त हरियाणा में कांग्रेस की हवा चल रही है। जनता चुनाव का इंतजार कर रही है सिर्फ कि कब चुनाव हो और कब हम बीजेपी जेजेपी की सरकार को हटाएं और कांग्रेस की सरकार बनाएं। इस पर आपका क्या कहना? सरकार किसकी बने किसकी ना बने ये तो लोगों के हाथ में होता है और लोगों को बनानी होती है। अपने मुंह में या मुट्ठी हो तो कोई भी बन सकता है, जनता बताएगी। आने वाले समय में जनता बताएगी कि किस प्रकार का कांग्रेस के टाइम में भ्रष्टाचार होता था, किस प्रकार से भाई भतीजावाद होता था, किस प्रकार से क्षेत्रवाद होता था। इस प्रदेश की जनता इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानती है और विशेषकर हम जिस क्षेत्र में बैठे, आज हम नारनौल में बैठकर ये बात कर रहे हैं, हमारा क्षेत्र बिल्कुल इस बात को बखूबी जानता है कि हमारे साथ कितना भेदभाव कांग्रेस के टाइम में हुआ। ना हमारे पास सड़कें थी, हमारे रोडवेज के ड्राइवरों ने चाबियां फेंक दी थी कि मैं बस महेंद्रगढ़, नारनौल से महेंद्रगढ़ तक नहीं ले जा सकता। आप एवरेज मांगते हैं, रोड की स्थिति यह है कि आप 3 लीटर पर किलोमीटर की एवरेज मांगते हैं, ये 7 लीटर पर किलोमीटर में भी मैं नहीं पहुंचा सकता। रेवाड़ी के लिए बसें बंद हो गई थी। रोडों की स्थिति आम जनता जानती है। तो ये कांग्रेस के भाई बताएंगे। 40 साल से यहाँ नहरें बनी हुई थी, हमारी नहरों में पानी नहीं आया। कोई आज हम पानी लेकर आए हैं, नया पानी कोई दरिया हमें नहीं मिला। जो पानी हरियाणा में उपलब्ध था वही पानी हम लेकर आए, कहाँ से आ गया? ये एक मोटी सी झलक है क्षेत्रवाद की। सारा काम जहाँ का मुख्यमंत्री होता था वहीं होता था। आज रोहतक की सड़कें देखो क्या हाल है, हमारी सड़कों का बुरा हाल था। आज हमने भी उनकी बराबरी में हमारी सड़कें हैं, पानी हमारी नहरों में है। कांग्रेस ने हमारे साथ बड़ा भेदभाव किया। एक सड़क का आपने जिक्र किया तो एक सवाल और था आपके ही हलके का, विधानसभा का। हुडा सेक्टर है तो वहाँ के लोगों की एक शिकायत थी कि हमारे यहाँ पर पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और सड़कें भी खराब हैं। मैं वही भेदभाव की बात, आपने हुड्डा साहब का नाम ले दिया। हुड्डा साहब ने जितना भेदभाव किया, रोहतक से भिवानी को एक सड़क जाती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतना ज्यादा भेदभाव कर गए कि उसका खामियाजा अब तक भुगतना पड़ रहा है लोगों को? मैं सभी कांग्रेस सरकारों की बात कर रहा हूँ। सभी कांग्रेस सरकारों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरा क्षेत्रवाद बढ़ता है। जब जब जिसकी सरकार रही, बीजेपी के सिवाय जो भी सरकार रही, किसी भी पार्टी की रही, सब ने हमारे साथ भेदभाव किया। बीजेपी ने भी? बीजेपी से पहले के सिवाय, बीजेपी से पहले अच्छा, जो भी सरकारें रही, सब ने दक्षिणी हरियाणा के साथ सबसे बड़ा भेदभाव किया है। और वैसे पूरे हरियाणा में भेदभावपूर्ण नीति से उन्होंने कार्य किया है। जिस क्षेत्र का मुख्यमंत्री होता था उसी क्षेत्र के बच्चों को नौकरियां मिलती थी, उसी क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य होते थे, उसी क्षेत्र में नहरी पानी का यूटिलाइजेशन होता था। तो ये सब कार्य, आप ये कह रहे हैं कि एक तरीके से कि दक्षिणी हरियाणा का प्रतिनिधित्व करना, चाहे इस क्षेत्र के किसी हलके के विधायक के रूप में या इस क्षेत्र के किसी सांसद के रूप में, बहुत मुश्किल काम है और वो आप मुश्किल जिम्मेदारी निभा रहे हैं विकास को लेकर, जो कितना पिछड़ा था और आपने काम करवाए यहाँ पर। मैं ये नहीं कह रहा कि दक्षिणी हरियाणा का प्रतिनिधित्व करना मुश्किल काम है। मैं ये कह रहा हूं कि दक्षिणी हरियाणा के साथ जो भी सरकारें आई, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उससे पहले जब से हरियाणा बना, जो भी सरकार बनी, सबने हमारे साथ भेदभाव किया। अब खुश हैं यहाँ के लोग? केवल हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है,
उस सरकार के अंदर हमारे दक्षिणी हरियाणा में काम हुए। 65 साल 66 साल हरियाणा को अलग हुए हो गया। हमारे यहाँ ना कोई मेडिकल कॉलेज था, अस्पताल जो 65-66 साल पहले जितने बेड की थी उतने ही बेड की आज थी। 2014 तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नहरों में पानी नहीं था, बिजली का बुरा हाल था, सड़कों में मैं आपको बता चुका कि रोडवेज के ड्राइवर चाबियां फेंक कर चले गए थे। नौकरियों में हमारे क्षेत्र के साथ शोषण से भी अधिक कोई संबंध होता हो तो वो हमारे साथ भेदभाव हुआ, और नौकरियां जो मिलती थी वो पैसे में बिकती थी, अच्छा, मंडी लगती थी। नौकरियों के रेट फिक्स थे कि इसके 5 लाख देने पड़ेंगे, इसे 10 लाख देने पड़ेंगे, इसके 2 लाख देने पड़ेंगे। और कहते थे कि पर्ची खर्ची से नौकरियां लगती हैं, पर्ची या खर्ची? कटती थी, खर्ची थी। आप कहते हैं कि अब हमारी सरकार में हमारी पर्ची सरकार खर्ची से जब से नौकरी आई नहीं है, लगती। 1 पैसा किसी युवक को नौकरी कांग्रेस लगने के नहीं नेता और इनेलो के नेता ये कहते हैं कि अब पर्ची खर्ची नहीं चलती, अब अटैची चलती हैं। दे। क्या कहा मैं अटैची चलती हैं, अटैची। अब ये तो आने वाले चुनाव में इस प्रदेश की जनता बताएगी, इस प्रदेश का युवक बताएगा कि किस प्रकार से हमने नौकरियां दी है, किस प्रकार से हमने लोगों की सेवा की है, किस प्रकार से लोगों को आम सुविधा की चीज़ें दी है। हरियाणा प्रदेश बनने के बाद 1966 से 2014 तक जितनी भी सरकारें बनी, किसी भी सरकार ने अपने 5 वर्षीय कार्यकाल में 25,000 से ऊपर नौकरियां नहीं दी। 25,000 से नीचे दी। केवल एक टेनोर था जिसके अंदर 25,000 नौकरी दी गई। हमारा टेनोर जो 2014 से 2019 का है, हमने 80,000 नौकरियां हरियाणा प्रदेश के युवकों को दी। अच्छा, एक और मेरा सवाल है ओम प्रकाश यादव जी, कि अभी राहुल गांधी एक बात कह रहे हैं पूरे देश में, और वो इसलिए भी आपसे जरूरी है क्योंकि जिस विभाग में आप मंत्री हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है, तो उसमें पिछड़े वर्गों की बात भी होती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरे देश में ओबीसी जातीय जनगणना के आधार पर बात होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और ये देश की जरूरत है, और इसी से सभी को सबका हक मिल पाएगा, और बीजेपी इससे पीछे हट रही है। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि हाँ, हरियाणा में भी होनी चाहिए, उसकी जरूरत है। देखिए, ये कुछ ऐसे विषय हैं जो राजनीतिक दल समय समय पर उठाते रहते हैं, लेकिन जहाँ तक संबंध है हमारी पार्टी का, हमने आज तक ओबीसी वर्ग के आज केंद्र के अंदर 27 मंत्री हैं। आज तक केंद्र के अंदर 27 ओबीसी वर्ग के मंत्री नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ओबीसी को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर तो हमने फैमिली आईडी बनाई है। फैमिली आईडी के अंदर पूरा विवरण है, उसके अंदर एक क्लिक दबाते ही सारी बात आ जाती है। यहाँ कितना ओबीसी है, कितना एससी है, कितना बीसी है, सब कहा जाता है। जहाँ तक प्रतिनिधित्व देने का सवाल है, हरियाणा प्रदेश में हमने बीसी को पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया है। नौकरियों में तो रिजर्वेशन है ही, जो कुछ शेड्यूल है उस हिसाब से, लेकिन हमने नगर परिषद और पंचायतों के अंदर भी बीसी को प्रतिनिधित्व दिया है। आपने फैमिली आईडी का जिक्र किया। इस फैमिली आईडी को लेकर विपक्ष बहुत हमलावर है आप पर। वो कह रहा है कि ये जो पीपीपी है, ये तो पहचान पत्र बन चुका है, और इससे लोग ज़्यादा समस्या में बहुत ज़्यादा परेशान है, और सबसे पहले आएंगे तो इसी का ही कुछ काम करेंगे। ये एक अफवाहबाजी है, शगुफा है। ये ठीक है कि परिवार पहचान पत्र पहली बार हरियाणा प्रदेश में हमने बढ़ाया है, और जब कोई नई स्कीम चालू होती है तो उसके अंदर उसके पोर्टल में उसके सिस्टम को डेवलप करने में कमियां रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके हम इनको सबको बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आज भी नारनौल के अंदर एक कैंप का आयोजन हो रहा है जिसमें लगभग 3-4 हज़ार लोग हिस्सा ले रहे हैं, और उनकी जो परेशानियां हैं उनको वही हाथ के हाथ दूर किया जा रहा है। मैं आपके पास आने में इसी बात से लेट हुआ हूँ, मैं वहीं था। और इसी प्रकार से हमने ब्लॉक वाइज पूरे प्रदेश के अंदर कैंप लगाने हैं। ये पहली कड़ी है। इसके बाद 1 महीने बाद हम दूसरे कैंप फिर लगाएंगे और फिर लगाएंगे, और इस प्रकार की जो परेशानियां उनको सबको हम दूर करेंगे।
और आने वाले समय में एक इतनी सुविधा हो जाएगी कि इस फैमिली आईडी के आधार पर हर व्यक्ति जो चक्कर लगाता था उनको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पेंशन की बात है, इसके माध्यम से पेंशन उन बुजुर्गों के घर आ जाया करेगी, उनको कहीं फार्म भरने की जरूरत नहीं। जैसे ही 60 साल के पूरे होते, वृद्धावस्था की बात कर रहा हूँ, उनको कहीं फार्म भरने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं अपने आप सरकार का काम होगा। सरकार हर महीने बटन दबा के निकालती है कि इस महीने 60 साल से ऊपर कितने लोग हो गए, और उनके घर अधिकारी जाते हैं और वो पेंशन की यस करवा के लाते हैं। ठीक। और इस प्रकार से आज के दिन तो मैं यहाँ मेरे ज़िले का डाटा दे सकता हूँ कि 6000 पेंशन हम इस बोर्ड से बना चुके हैं डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में। स्टेट का डाटा मेरे पास फिलहाल उपलब्ध है नहीं, ठीक। तो ऐसे बढ़ने लगे। आप सरकार की जिम्मेदारी होती है जनता की समस्याओं का हल करना, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। एक और सवाल आपके यहाँ पर कुछ टीचर्स ने हमसे कहा था कि वो पूछिएगा, जो जिन टीचर्स को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाते हैं अच्छा काम करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं, तो उनको 5 अंक मिला करते थे। 5 अंक उनको दिए जाते थे नंबर, कि आगे चल के उनके आवाज अच्छा। जिन टीचर्स को पुरस्कार मिलते थे राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर, तो उनको 5 अंक दिए जाते थे कि उनका वो फायदा ट्रांसफर पॉलिसी में उनको मिल जाए। तो वो कह रहे हैं कि अब वो अब नहीं दिए जाते, तो इस पर आपका क्या कहना है कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं क्या? मुझे इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है कि क्या विषय है, मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता। एक और, अब आप तैयारी कर रहे हैं नारनौल से चुनाव लड़ने की? बिल्कुल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आरती राव कहकर गई थी कि अब तो ओपी यादव जी बुजुर्ग हो चुके हैं, अब नए लोग, बच्चों को आना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए, नौजवानों को आना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी आदमी अपना कुछ भी करे, और आरती राव जी ने जब ये बात कही तो उसमें मैं भी वहीं था। ये आरती राव जी का भाव ये नहीं था, उन्होंने कहा भी ये नहीं था, लेकिन ये कुछ हमारे पत्रकार बंधुओं ने उल्टी सीधी बातें की थी। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था? और वो आपके साथी, आप जानते हो किस प्रकार से करते हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस वक्त एक बयान को लेकर काफी चर्चाओं में है कि हरियाणा में, इधर करके बोलते हो जब नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त एक बयान को लेकर काफी चर्चाओं में है कि हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। उसमें एक ब्राह्मण समाज से है, एक दलित समाज से है, एक सामान्य वर्ग से है और एक ओबीसी से होगा। इस पर आपका क्या कहना है कि ये कांग्रेस की तरफ से जो बात कही गई है हरियाणा में कांग्रेस को कितना मजबूत कर रही है? कौन कहता है ये बात, किसने कही ये बात? हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये जो 4 वर्गों के लिए ये कहा कि ये डिप्टी सीएम बनेंगे, ये सीएम नहीं बन सकते क्या? सीएम नहीं बन सकते क्या? उन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मण डिप्टी सीएम बनाएंगे, यादव को डिप्टी सीएम बनाएंगे, एससी को डिप्टी सीएम बनाएंगे, ये सीएम नहीं बन सकते। आप बताइए, कोई उनसे पूछे। उन्होंने फिर ये कहा कि अगर जाट मुख्यमंत्री नहीं बना तो डिप्टी सीएम जरूर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के आज भी आप देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न वर्गों से चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, और कोई भी एमएलए बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नीचे का वर्कर भी मंत्री बन सकता है, एमएलए बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का, पहले कांग्रेस तो सत्ता में लाए। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको पूरा यकीन है कि बीजेपी फिर से सत्ता में आ रही है, और विजन क्या है उसका? भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में आएगी, भारी बहुमत से आएगी, और विजन केवल विकास का है। हमने विकास किया है, चाहे केंद्र से लेकर नीचे तक देखिए। इस देश में धारा 370 का मुद्दा दीमक की तरह खा रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी ने दूर किया। इस देश में राम मंदिर का मुद्दा एक कलेश के रूप में बना हुआ था, एक विवाद, 2 बड़े समुदायों के बीच के अंदर एक हमेशा विवाद का पॉइंट था, उसको हमने खत्म किया। समान नागरिकता वाला हमने किया। देश के जो बड़े बड़े मुद्दे थे, डिफेंस के मामले के अंदर, ये फौजियों का इलाका है, हमारे लोग सब जानते हैं, हर गांव में बड़ी संख्या में फौजी भाई हैं, छुट्टी आते हैं और वो बताते हैं, चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से बॉर्डर के ऊपर नई नई सड़कें, नई नई हवाई पट्टियाँ
किस प्रकार से हमें जहाँ 4-4, 6-6 महीने हम जिन पोस्टों को छोड़कर आ जाते थे पीछे, आज हमारे जवान 24 घंटे 12 महीने वहाँ खड़े रहते हैं। इस प्रकार की ड्रेस ठीक है सर। मोदी जी ने अवेलेबल कराई है। और इसी प्रकार से सेंटर स्टेट में आ जाओ, सेंटर के अंदर इस देश में कुल केवल 5 एम्स थे, 5 के आज 25 एम्स हमारी सरकार ने बढ़ाए। हर प्रांत के अंदर एक एम्स है। और नरेंद्र मोदी जी ने जब काम संभाला तो 22,000 गाँव में बिजली नहीं थी, आज उन सब गाँवों में बिजली है। ठीक। 10% लाइनों, रेलवे लाइनें भी इलेक्ट्रीफाई नहीं थी, आज देश की 100%, 99% रेलवे लाइनें इलेक्ट्रीफाई है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। और अनेकों कार्य हर फील्ड के अंदर, मैं किसी एक फील्ड की बात नहीं करता, हरियाणा प्रदेश की बात करें और विशेषकर जब दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो यहाँ मैंने कहा कि हमारे पास नहरें 40 साल से खुदी हुई थी, हमें पीने का पानी नहीं था। आज हमारी नहरें लगातार पूरी साल चलती हैं, जैसे जैसे बारी आती है 15 दिन छोड़कर 15 दिन पानी आता है और हमारा किसान खुशहाल हुआ है, ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर हुई है। ठीक है। हमारे पास सड़कें को बुरा हाल था, पहले ही आपको मैंने बताया। स्वास्थ्य की दृष्टि से जो हरियाणा प्रदेश बना, उस समय जो अस्पताल थे वही हॉस्पिटल 2014 तक थे। आज हमने हमारे नार रोड के हॉस्पिटल को 100 बेड से 200 का बनाया है, बिल्डिंग का कार्य चल रहा है, ट्रामा सेंटर बनकर तैयार हो गया है। अटेली हॉस्पिटल को 20 से 50 बेड का बनाया है, कनीना को 50 बेड का बनाया है जो 20 बेड का था, महेंद्रगढ़ 50 बेड का था उसको 100 बेड का बनाया है। मेडिकल कॉलेज का कार्य चल रहा है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की क्लासेस शुरू हो गई है, दूसरा बैच चल रहा है, एम्स का उद्घाटन होने जा रहा है। मतलब चारों तरफ D152 एक ऐसा जो इस प्रदेश के लिए जीवन रेखा का काम कर रहा है, वो नार रोड से लेकर अम्बाड़ा तक है। ये न केवल नार रोड के लिए बल्कि पूरे हरियाणा के लिए एक लाइफ लाइन है। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने सभी सवालों के अपने जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के मंच पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।